नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण पांडे। आज हम आपसे डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। डायबिटीज किस कारण से होता है, क्या प्रकार होते हैं डायबिटीज के, इनके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए, क्या हमारे टारगेट्स होना चाहिए और कौन सा टेस्ट कितने दिन में करना चाहिए। डायबिटीज अक्सर पैंक्रियास से गड़बड़ी के कारण होता है। पैंक्रियास क्या होता है? पैंक्रियास एक ग्रंथि होती है जो हमारे पेट के पिछले हिस्से में होती है, जो कि इंसुलिन और ऐसे और कई हार्मोन तैयार करते हैं। इस पैंक्रियास में अगर किसी कारण से दिक्कत हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो लोगों को डायबिटीज होता है। डायबिटीज वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर साधारणतः हम कहते हैं दो प्रकार के, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 अक्सर बच्चों में होता है, जिसका इलाज केवल इंसुलिन होता है। यह ऑटोइम्यूनिटी के कारण होता है। किसी कारण से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति हमसे ही लड़ने लगती है, हमारे पैंक्रियास को खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, इंसुलिन तैयार करने की क्षमता को बहुत कम या ना के बराबर कर देती है। ऐसे में टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर बड़ों में होता है, जिसमें शुरुआत में तो गोलियां काम करती है, बाद में इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में इनमें इंसुलिन जो तैयार होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, पर धीरे धीरे इनमें भी इंसुलिन तैयार होने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये तो रहा दोस्तों किस कारण से डायबिटीज होता है, किस प्रकार के डायबिटीज होते हैं। अब हम जानते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हम दो किस्म के कहेंगे, माइक्रोवास्कुलर यानी कि छोटे नसों वाली दिक्कत, मैक्रोवास्कुलर यानी कि बड़ों नसों वाली दिक्कत। छोटे नसों वाली दिक्कत में डायबिटिक रेटिनोपैथी आता है। दुनिया भर में मोतियाबिंद के बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, यानी कि मोतियाबिंद नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे डायबिटिक रेटिनोपैथी है। मोतियाबिंद का इलाज तो बहुत अच्छे से उपलब्ध है, सर्जरी से काफी हद तक ऑलमोस्ट सब लोग बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं, पर रेटिनोपैथी में ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं होता है। रेटिनोपैथी यानी कि हमारे आंख के पर्दे पे डायबिटीज का असर। सो ये रहा दोस्तों रेटिनोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी यानी पैर की छोटी नसों में असर पड़ना, जिसके कारण से सुन्नपन या पैरों में झंझनाहट, जलन होता है। इसी कारण से कई बार चोट लग जाए हमें पता नहीं चलता, या फिर पैरों में दर्द होता है जो हमारी नींद को प्रभावित करता है। सो ये रहा न्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज के कारण गुर्दे पे असर। जितने भी लोगों को दुनिया में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, डायबिटीज उसमें से प्रमुख कारण है। यह कॉम्प्लिकेशन बहुत महंगा है, इसके ऊपर परिवार पे बहुत बोझ आ जाता है। ये बहुत ही महंगा कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज का है। अब ये रहा छोटी नसों वाली दिक्कत के बारे में, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। अब जानते हैं बड़े नसों वाली दिक्कत, जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा फालिश और जो है पैर की बड़े नसों में दिक्कत होना। डायबिटीज जिन्हें भी होता है वो मोस्ट कॉमनली हार्ट अटैक से गड़बड़ाते हैं। इसलिए अगर किसी को भी डायबिटीज है और उनकी एज 40 साल के ऊपर है, तो ऐसी दवाइयाँ लेना चाहिए जिससे हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बच सके। ऐसी दवाइयाँ अक्सर स्टार्टिंग क्लास की दवाइयाँ मानी जाती है। यह दवाई न केवल हार्ट अटैक से बचाती है, लकवा फालिश से भी बचाती है। बड़े नसों वाली दिक्कत, इसमें जो है पैर की बड़ी नसें दिक्कत हो जाए, जिसमें पैर में गैंग्रीन होने का डर रहता है। दुनिया भर में जितने लोगों को एम्पुटेशन होता है एक्सीडेंट के बाद, डायबिटीज प्रमुख कारण है। सो नंबर 1 पे एक्सीडेंट आता है, दूसरे नंबर पे डायबिटीज आता है। एम्पुटेशन यानी कि पैर को काटना। सो एक ये भी अच्छा कॉम्प्लिकेशन नहीं है डायबिटीज का। पर अच्छी बात क्या है, इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। कैसे? 5 चीज करके, उचित आहार, नियमित व्यायाम, रेगुलर दवाई, रेगुलर टेस्टिंग और रेगुलर डॉक्टर से मिले। सो दोस्तों ये रहा डायबिटीज के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब हम टारगेट्स के बारे में जानते हैं। डायबिटीज में कुछ हम टारगेट्स लेके चलते हैं। अगर ये टारगेट्स हम अचीव करें तो इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे कि ब्लड शुगर फास्टिंग जो कि 80 से 130 रहना चाहिए, पीपी जो कि 180 के नीचे रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे होना चाहिए, HbA1c जो कि 3 महीने का एवरेज बताता है शुगर का, इसको 7 के नीचे रखना चाहिए, LDL कोलेस्ट्रॉल जो एक कोलेस्ट्रॉल का प्रकार होता है, इसको 100 के नीचे रखना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड इसको 150 के नीचे रखना चाहिए। दोस्तों ये एक टारगेट जो है एक
यूजुअल गाइडलाइन है, पर ये मैक्सिमम लोगों में अप्लाई होता है, पर कुछ लोगों में हो सकता है ना अप्लाई करे। यह टारगेट्स अलग हो सकता है। आपकी एज क्या है, कितने समय से डायबिटीज़ है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कितनी लाइफ बची हुई है, कैसा फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, इन सारों चीज़ के ऊपर टारगेट्स डिपेंड कर सकता है। तो हो सकता है इन सारी चीज़ को ध्यान में रख के आपके डॉक्टर आपको कुछ अलग टारगेट्स बताएं। सो एक ये आउटलाइन है, पर हो सकता है आपके लिए ये टारगेट्स अलग हों। अब कौन सा टेस्ट कितने दिन में करना चाहिए? फास्टिंग और पीपी जो है महीने में कम से कम एक बार करना चाहिए। फास्टिंग कम से कम 8 से लेकर 12 घंटा कुछ ना खा के हम केवल साफ क्लियर वाटर ले सकते हैं। पीपी जब से हम खाना शुरू करें उसके 2 घंटे बाद का शुगर रीडिंग पोस्ट प्रैंडियल शुगर यानी पीपी शुगर होता है। HbA1c इसको अक्सर हम 3 महीने में करते हैं। फंडस, लिपिड प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन, SGPT, न्यूरोपैथी, क्रिएटिन, ECG, यूरिन में प्रोटीन की जांच, ये सारी जांच अक्सर हम सालाना एक बार करते हैं। एक और टेस्ट होता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जो हम बहुत स्पेसिफिक एक डायबिटीज वाले ग्रुप में करते हैं। इसको भी हम सालाना एक बार करते हैं। दोस्तों, ये रहा एक ओवरव्यू। जैसे कि टेस्टिंग का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है हर व्यक्ति को, डिपेंडिंग अपॉन उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, किस किस्म का डायबिटीज है। ये जो चीज़ें मैंने बताया है एक ओवरव्यू है, पर हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें और डिसाइड करें। यह एक केवल ओवरव्यू है, एक आपके ज्ञान के लिए है, पर यह रिप्लेसमेंट नहीं है आपके डायबिटीज डॉक्टर की सलाह को। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।